वेलकम एवरीवन। क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो फाइनली वी आर विद आवर लास्ट यूनिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। छोटा सा यूनिट है बट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो जितना यहाँ पर कवर हो जाएगा उतना तो हो ही जाएगा, मतलब जितने जितने टॉपिक्स पता होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो यहाँ हो जाएंगे। बाकी पीवाईक्यू वाली वीडियोस में भी इसको हमें अच्छे से ही कवर करना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल आपको ओवरऑल पी ब्लॉक से ही देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री प्लस कंपाउंड्स मिला के ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से कहीं ना कहीं इन्हीं दो टॉपिक से देखने को मिलते हैं और इस वाले से बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जरूर देख के आइएगा, वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, बेसिकली कल वो अपलोड हो गया है। और जैसा कि टाइम चल रहा है कि यार ज्यादा से ज्यादा मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर पाऊँ, वैसे कर पा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकल्स एंड ऑल आएंगे। तो यार जाके एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी जरूर देखिए, वो भी आ चुके हैं, उसके दो पार्ट आए हैं, बढ़िया से डिटेल में डिस्कस किया गया है, साथ साथ मेटलर्जी भी आ गया है। तो पूरी इनऑर्गेनिक इसके साथ कंप्लीट हो गई है वन शॉट। अब क्या करना है? अब यार जो फिजिकल बची हुई है उसको अपलोड करेंगे, ऑर्गेनिक को अपलोड करेंगे। तो जैसा भी जो चाहिए पहले उसको कमेंट में एक बार बता दीजिए करिए कि यार ये वाला पहले अपलोड कर दें, तो वो वाला अकॉर्डिंगली अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। बस एक ही बहुत कहूंगा, जो कहता हूँ यार दोस्तों के साथ, जरा प्लीज यार जरा थोड़ा सा तो ज्यादा शेयर करिए। मतलब अनऑफिशियल ग्रुप में डाली तो सही, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही बैठे हुए हैं, डालते ही नहीं अपने अनऑफिशियल ग्रुप में, सोचते हैं हाँ चलो कौन डाल रहा है। यार करो तो अपलोड भाई, मतलब सब सभी के पास पहुंचना चाहिए ना, जितने बच्चे हैं सब मैक्सिमम देखें, सब पढ़ाई लिखाई करें। वाई ओनली यू, मतलब सभी के लिए कंटेंट बना रहा हूँ मैं, तो सभी बराबर है भाई, सब लोग पढ़ाई लिखाई करें, सब लोग नंबर ले आए, मैं तो यही चाहता हूँ। और सभी लोग भी ये चाहते हैं कि यार सबको पढ़ना तो है ही। तो दूसरों को भी भला चाहिए, अपना ही मत सोचिए, दूसरों को भी भला करने में आपका फायदा होगा इनडायरेक्टली। दुआओं से भी भाई बहुत ज्यादा मदद मिलती है आपको, ये बात हमेशा हमेशा पता रहनी चाहिए कि दुआओं का भी बहुत ज्यादा असर होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, क्लेथरेट कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या होता है यहाँ पर, ऐसा समझ लीजिए कोई कैविटी, पता है आपको क्या होती है? हाँ सर, मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको नॉर्मल समझाता हूँ। ये कोई मान लेते हैं चार सर्कल है, इन चारों के बीच में ये जो जगह छूट रही है इसको मैं बोल रहा हूँ कैविटी। ये छोटी जगह है बड़ी जगह है? सर ऑब्वियसली छोटी जगह है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कोई छोटा इंसान आ सकता है? हाँ सर, छोटा इंसान आ सकता है, बट यहाँ पर वही इंसान आएगा यहाँ पे जिसका साइज अप्रोप्रिएट होगा, यहाँ पे जो फिट हो सके, जो यहाँ पे फिट हो सके वो आएगा। तो ऐसा ही कुछ आपके सामने होता है कि हमारे पास नोबल गैसेस जो होती हैं, कुछ नोबल गैसेस वो अलग अलग कंपाउंड की कैविटीज में आके फिक्स हो जाती हैं। और वो जो है वहां पर जो है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती। आप कह सकते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। सिंपल सा हमारे पास होता है कि वो जो होती हैं बेसिकली ट्रैप हो जाती हैं इन द कैविटी, गेट ट्रैप्ड इनसाइड द कैविटीज। इस चीज का आपको रखना है ध्यान। तो आइए, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लें अपनी जेडीली से, जिस पर मेरा फाइन लगा। क्लेथरेट कंपाउंड्स की बात करें ऑफ द नोबल गैसेस, क्या होती हैं? वेल नोन होती हैं। केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली आयनिक होते हैं या कोवलेंट होते हैं। बट क्लेथरेट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसमें? अप्रोप्रिएट साइज के एटम्स वो ट्रैप हो जाते हैं किसमें? इनसाइड द कैविटीज ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। गैसेस जो होती हैं वो कोई भी जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होती हैं, कोई भी बॉन्ड नहीं बना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं क्विनोन का, दैट इज 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, मतलब 1 पर OH और फोर्थ पोजीशन पर OH है। अगर हम उसको 10 से 40 एटमोस्फेरिक प्रेशर में अलोंग विद इन गैसेस के पास, जब ये गैसेस हमारी प्रेजेंट होंगी, इनके साथ हम अंडर हाई प्रेशर उसको करेंगे क्या? रिएक्ट। तो गैस क्या बन जाएगी? ट्रैप हो जाएगी इनसाइड द कैविटीज ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम डायामीटर इन द बीटा क्विनोल स्ट्रक्चर। जब क्लेथरेट क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तब हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड अरेंजमेंट ऑफ बीटा क्विनोल ब्रेक्स डाउन एंड द नोबल गैस एस्केप। मतलब अगर हमारे पास जो हमारा क्लेथरेट है, जब वो डिसॉल्व हो गया, तो बेसिकली बीटा क्विनोल में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड अरेंजमेंट होगा वो टूट जाएगा, नोबल गैस निकल के चली जाएगी। क्यों चली गई? क्योंकि जो कैविटी थी जहां पर वो ट्रैप हो गई थी, फंस गई थी, अब वहां से वो उसकी जो जेल है उसको रास्ता खोल दिया गया, अब वो बाहर निकल गया। अदर मॉलिक्यूल भी ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस ही करें। जैसे कि SO2, ये सारे लोग भी ये थ्रेड बनाते हैं, एज वेल एज ये लोग भी। बट एक चीज ये है कि ये स्मॉलर जो नोबल गैसेस हैं ये क्लेथरेट कंपाउंड नहीं होती, बिकॉज ये क्या है, काफी ज्यादा स्मॉल होती हैं कि ये इनको जो है बिना किसी उसके ब्रेक डाउन होने के स्ट्रक्चर के ये वैसे ही निकल जाते हैं। इनको रास्ता पता है, इतने छोटे होते हैं वो, आप समझ लीजिए जैसे गेट बंद है। अब गेट में हम सभी को पता है झीरियां, आपको पता होगा, आई होप, झीरी एक वर्ड होता है, दैट इज, अगर मैं समझाऊं झीरी को, सो आप समझ लीजिए झीरी कैसा होता है। पता है ना झीरी क्या होती है? मतलब आपको इतना तो आइडिया होगा, हल्का सा जो खुला हुआ होता है रास्ता, वहां से ये निकल जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए, कौन? हीलियम एंड नियॉन, ये इसलिए फंसती नहीं। तो ये इनकी खासियत होती है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है, कॉम्पोजिशन बता रखी है क्लेथरेट कंपाउंड्स की क्या होता है।
3 क्विनॉल और एक ट्रैप मॉलिक्यूल। यहाँ पे समझिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली। तो ये मैंने जो है 1,4-हाइड्रोक्सी क्या होता बेंजीन को उस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड में स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ जो दिख रहा है रास्ता, बड़ी सी कैविटी, इसमें हो सकता है आपकी हीलियम और नियॉन तो नहीं आएंगी, तो क्या आएगी, हो सकता है आर्गन यहाँ पे ट्रैप हो जाए। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे तब इसको रास्ता मिलेगा, यहाँ से निकल जाएगी, बट जब तक रास्ता नहीं है तब तक क्या होगा, ये तो फंसी रहेगी। समझ में आई ये बात? यस सर, ये बात हमारे समझ में आ गई होगी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से ट्रैपिंग एंड ऑल होती है। तो अब अगर आगे मैं देखूं, क्या देखना है सर, तो जैसे कि गैसेस ये क्या होती हैं, ट्रैप हो जाती हैं सिमिलर वे में वाटर में भी। आप सभी को पता है अगर हम वाटर को लेंगे और उसको फ्रोज कर देंगे अंडर हाई प्रेशर में तो क्या होगा सर, कहीं ना कहीं आइस फॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल आपने एकदम एग्जैक्टली सही बोला कि आइस की यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। और आइस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे क्लिथरेट कंपाउंड्स जहां पर वाटर में हम ट्रैप कर रहे हैं उनको बोलते हैं नोबल गैस हाइड्रेट, जिसमें हमारे पास लगभग 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके एक नोबल गैस को ट्रैप करते हैं। अगेन हाइड्रोजन और नियॉन नहीं देते बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। हैवियर नोबल गैसेस क्या होती हैं, ट्रैप हो जाती हैं अलग अलग किसी भी अलग अलग कैविटीज में भी, जैसे कि सिंथेटिक जियोलाइट्स। एंड सैंपल हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कंटेनिंग, जिसमें 10% आर्गन हो अप टू बाय वेट। यहाँ पर तो हमारी ये बात हो गई क्लेथरेट कंपाउंड्स की। इंपॉर्टेंट है ये ही 2 स्लाइड्स हैं, ऑलमोस्ट आप पूरी पूरी लिख के आ जाइएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन है आपको क्लेथरेट कंपाउंड्स लिखा हुआ है तो उसको समझाना ही है कि वो होते क्या है एग्जैक्टली। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और चांसेस हाई। अब बात करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन पता है क्या होता है, हाँ, इंटर मतलब आपस में, इंटर मैरिज होती है ना, आपस में मैरिज। तो यहाँ पर इंटर हेलोजन मतलब आपस में हेलोजन्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे Cl2 हमें पता है, बट ClF भी एक हो सकता है कंपाउंड हो। तो यहाँ पे अलग अलग हाइड्रोजन आपस में मिलके बना रहे हैं क्या, कंपाउंड। तो ये हमारा हो गया क्या, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, हेलोजन क्या करता है, रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये डिवाइड है किसमें, इसमें। सर ये क्या लिखा हुआ है, AX3 ये सब। सो कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले देख लिया, या तो डायरेक्ट रिएक्शन करा दीजिए आप 2 हेलोजन की, आपको कंपाउंड मिलेगा, या फिर कोई लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड लिए उसकी किसी हेलोजन से करवा दीजिए। अच्छा सर, अब ये बताएंगे जरा AX3 क्या होता है। देखिए यहाँ पर AX का मतलब क्या है, कोई एक हेलोजन एटम बेसिकली और दूसरा भी हेलोजन एटम। AX3 का मतलब क्या है, एक हेलोजन एटम एक है और जो दूसरा है वो 3 है। सर ये दूसरा पहला कैसे पता लगेगा, तो जो X है, जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो X है मेरा, X ये यहाँ नहीं दिख रहा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सर। ऑब्वियसली ए मतलब लेस होगा, हाँ, बिल्कुल सही। तो X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम है, और जो दूसरा है आप सभी को पता ही है कौन है, वो आपका जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एक सिंपल चीज है जिसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात हो गई। आगे चलें, हाँ सर बिल्कुल चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब देखूं तो यहाँ पर क्या होता है, देयर आर नेवर मोर देन 2 डिफरेंट हेलोजन, नेवर 2 डिफरेंट हेलोजेंस इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड्स क्या है, एसेंशियली कोवेलेंट है बिकॉज ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड हमारे जो है वो कोवेलेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आयनिक हो, सोडियम और क्लोरीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन और क्लोरीन में नहीं है, ब्रोमीन और आयोडीन में नहीं है। सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डाउन द ग्रुप वो चेंज होता ही तो वो है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। सो दैट्स वाई क्या होते हैं, सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं। नाउ कंपाउंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा ना हो। हायर वैलेंसीज जैसे कि आप देख सकते हैं वो यहाँ पर एसोसिएटेड है। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैं बात करूं ClF, एक कंपाउंड ले लेता हूँ, ClF3 ले लेता हूँ। ये बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड्स हैं इस टाइप के, ClF और ClF3 टाइप के, ये वो हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट जैसे कि क्या ClF5 हो सकता है, द आंसर कुड बी यस और कुड बी नो, बट अ बिट डिफिकल्ट। तो ClF5 होना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मुझे 5 और 7 वाला चाहिए जिसमें एक जो छोटा वाला हैलोजन हो वो 5 हो या 7 हो, तो उसमें जो है क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आप कह लीजिए ज्यादा हो। बेसिकली लार्ज एटम के साथ स्मॉल एटम्स होने चाहिए, ये यहाँ पर ध्यान रखना। दिस इज ताकि क्या हो, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू पैक मोर स्मॉल एटम्स अराउंड अ लार्ज। एक समझ लीजिए आप, ये Cl है, इसके अराउंड में 5 6 7 क्लोरीन लगा रहा हूँ, और एक ये है बड़ा एटम, इसके साथ में 5 6 7 फ्लोरीन एटम लगा रहा हूँ। कौन आसान है सर, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा आसान है। तो यही हुआ है यहाँ पर कि जो हमारे जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा है, जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा है, उन हेलोजेंस के हम 7 वाले और 5 वाले भी कंपाउंड बना सकते हैं। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या साइज डिफरेंस बोल लीजिए कम है, वहां पर हम 1 और 3 वाला ही बनाएंगे। क्या 1 और 3 वाला, इंटर हेलोजन कंपाउंड।
ये इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन हेलोजन एक्सेप्ट F2। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन इंटर हेलोजन कंपाउंड ISC लिख रहा हूँ, देन हमारे पास फिर आएगा क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास आ गया है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों है सर? क्योंकि बहुत ज्यादा साइज छोटा है। बाकी जो हमारे पास है जो AX बॉन्ड है वो काफी ज्यादा वीकर है एज कम्पेयर टू अदर। क्यों? क्योंकि जहां पर भी साइज डिफरेंस आ गया, ध्यान सुनिएगा ये बात, जहां पर भी साइज डिफरेंस आ गया वहीं पर हमारा जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। जहां पर साइज डिफरेंस आ गया वहीं पर हमारा बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? वीक एक्सेप्ट क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है तो लोन पेयर रिपल्जन इसमें प्रेजेंट होती है। सो दैट्स वाई फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है हमारे पास। तो रिएक्शंस इनकी जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं एज दैट ऑफ हेलोजन एटम्स। हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा आपको? एक ऑक्सो हैलाइड और एक हैलाइड आयन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑक्सो हैलाइड आयन है वो किसका मिलेगा? हमेशा लार्जर हेलोजन जो भी होगा इंटर हेलोजन में। जैसे ICl में कौन बड़ा है सर? ICl में I बड़ा है, तो I वाले का मिलेगा आपको इंटर हेलोजन, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। एंड सो ऑन, हम यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। ये इनकी प्रिपरेशन की रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये रिएक्टिविटी वाला ऑर्डर, एक ये बेसिकली कि यहाँ पे 5 वाले 7 वाले जो है वो क्या कौन बनाता है। देन आपका ये इनकी डेफिनेशन कि ये होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, बेसिकली रिएक्शन वगैरह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, सो दैट्स वाई क्या होते हैं हमारे कोवलेंट होते हैं। अब बात आई सूडो हैलोजन कंपाउंड्स की। नाम से ही पता लग रहा है नकली हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब हैलोजन्स के कंपाउंड्स तो हैं बट सूडो हैं। देखते हैं इसको डायरेक्टली क्या होता है। कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हो, जिसमें से एटलीस्ट एक नाइट्रोजन हो और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर टू हैलोजन एटम्स होंगी। तो सूडो हैलोजन जो है हमारे पास क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं किससे? हैलोजन। क्या वो खुद हैलोजन है? द आंसर इज नो। बट क्या चीज सिमिलर है? उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है एज दैट ऑफ हैलोजन। तो सूडो हैलाइड आयंस वो होते हैं हमारे यूनिवेलेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोराइड F नेगेटिव क्या है? यूनिवेलेंट है। वैसे ही सूडो हैलाइड जो होगा वो भी यूनिवेलेंट होगा, जैसे क्लोराइड हो गया। एंड दीज फॉर्म सॉल्ट रिजेंबलिंग द हैलाइड सॉल्ट। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, वैसे ही एक सूडो हैलोजन आएगा जिसको मैं सूडो हैलोजन को AgP लिख रहा हूँ, सूडो हैलोजन होगा, वो भी आपका जो है वो AgCl का प्रेसिपिटेट ही देगा। वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे क्या होते हैं। सोडियम सॉल्ट जो होती है वो क्या होती है? सॉल्युबल होती है वाटर में, बट सिल्वर सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होती हैं, जैसे कि अभी अभी जस्ट हमने देखा। हाइड्रोजन कंपाउंड्स लाइक हैलोजन एसिड, जैसे कि HX होता है, HCl हो गया। सेम हमारे पास सूडो हैलाइड भी बना। क्या करते हैं ये? और दूसरी चीज, जैसे हमें पता है Cl2 होता है, F2 होता है, वैसे ही ये भी हमारे पास बनाते हैं क्या? सेम चीज, दैट इज X2। अगर मैं P ले रहा हूँ सूडो हाइड्रोजन को तो ये P2 बनाते हैं। कैसे? जैसे साइनोजन, साइनाइड को हमने क्या करा? वो करा दिया, दैट इज उसको डाइमराइज, हाँ डाइमराइज करा दिया, तो ये बन गया साइड। तो दिस इज अ सूडो हैलोजन कंपाउंड, मतलब Cn नेगेटिव एक सूडो हैलाइड आयन है, SCN नेगेटिव एक सूडो हैलाइड आयन है, SeCN नेगेटिव एक सूडो हैलाइड आयन है। जैसे कुछ और अगर मैं सूडो हैलाइड आयन के लिखूं, जैसे कि एजाइड आयन, SCN नेगेटिव लिख रखा है, Cn नेगेटिव लिख रखा है, साइनेट आयन OCN नेगेटिव, ये आपका सूडो हैलोजन है। देन और भी वैसे हमारे पास होते हैं, तो इतने ही अभी लिखता हूँ या एक आध और लिखता हूँ। SeCN नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ हो गए, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया मेरे पास। एक होता है बेसिकली ONC नेगेटिव भी होता है, जैसे OCN नेगेटिव है वैसे ही ONC नेगेटिव भी आपको दिखाएगा एज वही। देन आपका NCN2 नेगेटिव। तो ये कुछ आपके हो गए हेलोजन, वैसे इंपॉर्टेंट आपके यही 1 2 3 जो ऊपर आपके लिखे हुए हैं, और ये एक चौथा वाला। तो ये क्या करते हैं? आपके डायमराइज वगैरह सभी कुछ ये दिखाते हैं, डायमराइजेशन वगैरह ये सारे लोग दिखाते हैं। से अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, तो आपको आएगा सूडो हाइड्रोजन कंपाउंड्स को बताइए। तो आप बताएंगे भाई जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर। फिर आप बताएंगे क्या क्या सिमिलर होती है, आप लिखेंगे जैसे सूडो हैलाइड्स हैं वो यूनिवेलेंट होते हैं, तो आप एग्जांपल लिख दीजिएगा फ्लोरीन का कि F नेगेटिव जैसे होता है वैसे ही Cn नेगेटिव होता है। तो साथ साथ आप क्या करिएगा जब इसको एग्जाम में लिखे ना, तो एक चीज हेलोजन के बाद एक स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके नीचे हेलोजन का एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर उसके बराबर में सूडो हेलोजन का एग्जांपल लिखिएगा। जैसे आप AgCl का लिख सकते हैं और साथ में आप AgCN का एग्जांपल भी दे दिएगा कि ये भी प्रेसिपिटेट बनाता ही होगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जैसे बताएंगे कि ये H जैसे HCl होता है वैसे ही HCN भी होता है। फिर आप क्या बताएंगे? जैसे कि Cl2 होती है वैसे ही CN2 भी होती है। फिर आप क्या बताएंगे? जैसे कि AgCl होता है वैसे ही AgCN भी होता है। फिर आप क्या बताएंगे? जैसे कि यहाँ पर ClF होता है, BrF होता है,
वैसे ही Br(F3) होता है, वैसे बेटर वैसे ही यहाँ पर Cl(Cn) भी है, Br(Cn) भी। ये हो गया। देन क्या बात हो सकती है, यहाँ पर आप बताएंगे कि नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि इनसॉल्यूबल होता है, जैसे ये वाटर में प्रेसिपिटेट होता है, वैसे ही ये भी आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, बट सोल्यूबल होता है किसमें, अमोनिया में, जैसे AgCl होता है। फिर आप बताएंगे यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीजें आप बताएंगे। फुल नंबर आपको इस सवाल में जरूर मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक था हमारा सूडो हैलाइड्स का। अब बात अगर आई पॉली हैलाइड्स की, तो पॉली हैलाइड्स से मैं आपको एक एग्जांपल डायरेक्टली दूं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आयोडीन की रिएक्शन हम कराते हैं I- से, तो ये बन जाता है I3-। इसका अगर मैं VACPR से स्ट्रक्चर बताऊं तो वो हमें वैसे, अगर आपने मुझसे पढ़ा है सेमेस्टर में, तो आपको ये सोचने की देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप ये पहले ही बना चुके होंगे। हमने बात कर रखी थी कि एक आयोडीन है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, 9 इलेक्ट्रॉन तो करेगा नहीं अपने ऑक्टेट में, तो वो डोनेट कर देता है, तो यही होता है। तो यहाँ पर ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया पॉलीहैलाइड्स में, यही इंपॉर्टेंट है जो मेजर है। अब इसकी अगर हम देखें रीडिंग थोड़ी सी, तो क्या है ये, हेलाइड्स ऑफन रिएक्ट विद मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजेंस और इंटर हेलोजेंस से भी ये बेसिकली रिएक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म अ पॉलीहेलाइड आयन। आयोडीन क्या है, होता है I2 जो होता है काफी कम सोल्यूबल होता है वाटर में, बट अगर हम किसी तरीके से आयोडाइड आयन डाल दें, जैसे हम जनरली क्या करते हैं KI डाल देते हैं, आपने शायद लैब्स वगैरह में करा होगा, अभी सेमेस्टर 2 चल रहा है ना। हाँ, सेमेस्टर 2 में आई थिंक आती है कोई रिएक्शन जिसमें आपको आयोडीन, आयोडोमेट्री तो नहीं, हाँ आयोडोमेट्री तो आती है, जिसमें आप KI डालते हैं, आयोडीन भी डालते हैं और उसको ढक देते हैं ताकि आयोडीन एस्केप ना हो। तो वो सेम काम इसी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा I3 नेगेटिव है उसकी बहुत ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है। I3 नेगेटिव जो है वो ट्राई आयोडाइड जो आयन है, इसकी सोल्यूबिलिटी काफी ज्यादा होती है, स्टेबल होता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में एंड आयनिक क्रिस्टल में। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर, क्योंकि I2 जो है वो कोवेलेंट होती है, I3 नेगेटिव आपका आयनिक होता है। तो ये बात समझ में आ गई क्यों होता है, तो लैब वैब में पूछेंगे तो बता दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है क्या होता है वो ये होता है कि आई डिस्टेंस, ये कॉम्प्लेक्स है, आप समझ लीजिए कंपाउंड है, उसमें हमें ये दे रखा है बॉन्ड लेंथ कितनी होती है I2 की, इतनी। अगर हमने नॉर्मल बॉन्ड ली तो अब मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, सर I3 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बता रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मुझे बताइए बॉन्ड वीक क्या स्ट्रॉन्ग, सर अगर बॉन्ड लंबा होता है ना तो तोड़ना आसान होता है, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, तो इसका मतलब बॉन्ड जो है वो वीक होगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं I3 नेगेटिव जो है ना वो काफी ज्यादा वीक है। और VACPR इसके बारे में कुछ नहीं बताती कि यार ऐसा क्यों, कि ये वीक है तो मतलब क्या एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ पर ये इसके साथ आ गई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, इसके बाद VACPR के पास आई थी, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ गई थी कि यार ये तो मसले की बात है। क्या मसले की बात है, ध्यान रखिएगा कि I3 नेगेटिव में जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं, बट कैसे, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है। तब हमारे पास जब VACPR फेल करती है तो हमें पता है एक ही इंसान या एक ही थ्योरी के पास हम जाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अज्यूम क्या करती है ये, कि ये कहाँ से बना है, अब आप समझिएगा बात को जरा ध्यान से। I- नेगेटिव है, इसकी मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये 5p6 होगी। I2 में मैं लिखूं यहाँ पे दो आयोडीन है, दोनों की यहाँ पर 5p5 और इसकी भी 5p5 होगी। क्या ये बात आप सभी लोग मानते हैं? अब यहाँ पे मैं जो है इसका मतलब सारे डब्बे इसके भरे हैं, तो मैं लेट कर रहा हूँ इसका जो 5pz है होगा उसके बाद उसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, लेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ 5pz के में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जो 5pz है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्या ये सही बनाया मैंने? हाँ सर, यहाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भाई ये कहती है कि हमारे पास ये तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। सर वो तो दो करते थे बेटा, तीन भी कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना 1s1, 1s है हमारे पास, दूसरे 1s से कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा*1s पढ़ा है। तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी इवन नंबर ऑफ हमारे पास हो ऑर्बिटल्स, तब हमारे पास इक्वल बॉन्डिंग और इक्वल एंटी बॉन्डिंग मिलता है। बट अगर अनइक्वल हो तो उसमें से एक हमेशा हमेशा एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, एक बनेगा बॉन्डिंग। तो ये तीनों कंबाइन करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये दो डब्बे हो गए, ये दो डब्बे हो गए, यहाँ पे एनर्जी वगैरह डिफरेंस अभी नहीं देख रहा, तो ये मिलके जो है वो तीन बनाएंगे। एक ये बना दिया समझ लीजिए, एक ये बना दिया। अभी मैं इसका पूरा प्रॉपर्ली एनर्जी डिफरेंस सही से नहीं बना रहा। नीचे वाला जो होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो होगा ये होता है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग, और ये आ गया आपका एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो है हमारे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं, चार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर चार इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्यूपाई करेंगे बॉन्डिंग और दो ऑक्यूपाई करेंगे नॉन बॉन्डिंग को। तो यहाँ पर जो है दिस गिव्स वन बॉन्ड स्प्रेड ओवर टू पोजिशन, और बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 0.5। और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि लॉन्ग्स हमारी वेरी बॉन्ड है। सर ये कैसे कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा
बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। समझ आया? बोलिए यस। यस सर, बिल्कुल आ गया। क्या अभी तक का फंडा क्लियर हुआ? हाँ सर, ये तो यहाँ पे इसको भी समझा दीजिएगा अगर सवाल आ जाए इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे सॉरी, मुझे इरेजर चाहिए था। तो ये हो गया। हाँ सर, हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि और भी ज्यादा पॉलीहेलाइड्स होते हैं, तो उसमें हम इतना नहीं जाते। मेन चीज हमारी हो गई वो, एक चीज ये दिखिएगा, ये काफी कम स्टेबल होता है और लेस कॉमन होता है। फ्यू अनस्टेबल, जैसे कि ये भी काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और ये तो जाना ही नहीं जाता, बिल्कुल अनस्टेबल होता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बता दूं? आप बताइए बेटा, क्यों होता है? सर ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है ना कि फ्लोरीन है और एक आयोडीन है। आयोडीन में तो हमारे पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। बट सर क्लोरीन में नहीं है वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता। क्या ये बात आप सभी की क्लियर हुई? यस सर, बिल्कुल हुई। तो आई होप आप सभी को ये बात पता लग चुकी होगी कि क्यों F2 जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट या F3 नेगेटिव क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज लोन पेयर लेना है भाई, लोन पेयर लेना है, और उसके लिए क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल एक तो चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास ये। सो आई थिंक इंटर हेलोजन हो गए, पॉली हेलाइड हो गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं अगर बता दूं, यहाँ नहीं लिखी हुई है, वो है ये TlI3। हमने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि टेल्यूरियम की स्टेबल को वो क्या है, ऑक्सीडेशन सर +1। यहाँ पे पूछता है कि यार Tl की जो है +1 तो स्टेबल होती है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि Tl+3 में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ सर, बोल तो सकते हैं आप कि यहाँ पे आयोडीन -1 में और ये है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आयोडीन है, ये ऐसा नहीं है कि Tl3 पॉजिटिव और 7 है, बल्कि यहाँ पर ये Tl पॉजिटिव और I3 नेगेटिव है। तो यहाँ पर यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द पॉलीहेलाइड। तो यहाँ पर बताइएगा ये पॉलीहेलाइड है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे I3 नेगेटिव जहां भी दिखे, जरूरी नहीं है टीएल के केस में, जहां भी I3 नेगेटिव दिखे ना, एक बार दिमाग में घंटी बजाइएगा कि क्या ये पॉलीहेलाइड है या आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडाइड ही। समझ में आ गई बात? देन यहाँ पे आपको ICl2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आपने आई होप सीख ही रखा है, वो तो हमसे VSEPR जब हमने पढ़ी थी। तो मैं दिखा दूं, आयोडीन में हमें क्या बनाना है, ICl2 नेगेटिव। तो ICl हमारे पास ये आ जाएगा। सेम यार बेटा, मतलब एकदम सेम है, जैसे I3 नेगेटिव का है ना, वैसे ही सेम होता है हमारे पास, बस Cl को ऊपर ऊपर लगा दीजिए। तो ये हमारे पास हो गया। अब जो हम लेकर चल रहे हैं टॉपिक, दैट्स आवर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। कि फास्फोरस के हमें बात करनी है किसकी, ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो आइए यहाँ पर इनको देखते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ऑक्सो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से आ रहा है, और एसिड से मतलब कहीं ना कहीं H+ आ रहा है, और फास्फोरस है तो मतलब ऑब्वियसली फास्फोरस भी होगा। तो यही समझ लीजिए हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स किन्हें कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन एटम हैज ऑक्सीजन एटम एंड दे कैन डोनेट H+, उनको सिंपल ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ऑक्सी एसिड और फास्फोरस में अब आप समझ लीजिएगा, उसमें फास्फोरस भी मौजूद होगा। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें इसके तीन पहले तो मेजर पढ़ने हैं। दैट इज द फर्स्ट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फिर आया है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस, फिर आपका आता है फॉस्फोरिक। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हो सकता है आपको थोड़ा सा याद वगैरह रखना हो, बाकी आसान है। आगे आगे इसमें ये आ गया, इसमें ये आ रहा है, और यहाँ पर जो आएगा वो H3PO4 आएगा। तो सबसे पहले H3PO4 से बात करते हैं। फॉस्फोरस सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है सर? फॉस्फोरस की ही पॉसिबल है। तो ये हमारा सेंट्रल एटम होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी सारे OH OH की तरह रहेंगे। कैसे बनाया? तो यहाँ पर आपको जो है इस वाले को थोड़ा सा याद रखिएगा। H3PO4 में क्या याद रखना है आपको, अगर मैं इसको दिखाऊं ना, तीनों इसके H+ लूज कराइएगा जरा, तो क्या बन जाएगा, PO4 3 नेगेटिव। और अगर आप VSEPR में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे सेमेस्टर वन में, वो वाली वीडियो देख रखी है आपने, तो मजा आ जाएगा आपको कि आप खुद बना देंगे। आप बोलेंगे कि सर 3 नेगेटिव मतलब 3 चार्ज है नेगेटिव, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तीनों ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव आएगा। तो क्या मैं अगर PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, क्या वो ये है या नहीं? बोलिए यस। यस सर, यही है बिल्कुल। आपने एकदम अगर ये बना दिया ना, मजा आ गया साफ। तो अब इसको हटा के बस H+ लगा दीजिएगा, तो जो यहाँ से पकड़ पाए मतलब भाई मजा आ गया। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत मजा है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक पीएच बॉन्ड, वन सिंगल पीएच बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है ना, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन
ये एक रीजन है कि यहाँ पर इसकी आता है क्वेश्चन की इसकी एसिडिटी क्या है या इसकी बेसिसिटी क्या है। हाँ, बेसिसिटी आता है ना, बेसिकली एसिड है, तो एसिड की पूछते हैं हम बेसिसिटी के, ये कितने H प्लस लूज कर सकता है। तो यहाँ पर ये दो ही लूज कर पाता है। तो एक देखिए ये आ गया, एक OH होगा, या OH को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे एक सिंपल O नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव, और ये H होगा। क्या ये बन गया? हाँ सर, बस यहाँ पे आपको H लगाने। तो और यहाँ पे क्या है, दो पीएच बॉन्ड है। तो अगर आप इस तरीके से कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर को, साहब मजा आ गया। एक एच, एक एच और एक O। तो यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या है आपकी? 1 है। क्या है इसकी बेसिसिटी? 1 है, मतलब ये एक ही H प्लस लूज कर सकता है। अब द क्वेश्चन इज कौन सा H प्लस लूज करेगा। तो आप सभी को ये बात पता होगी, जब जब बॉन्ड टूटता है, जहाँ पे एक ए एटम है, ये एक बी एटम है, जितनी ज्यादा यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना इजी होगा बॉन्ड को तोड़ना। बताइए पीएच में ज्यादा डिफरेंस है या OH? सर ऑब्वियसली OH में ऑक्सीजन खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल भयंकर तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो ये बॉन्ड टूटना ही आसान होता है। तो ये बात आई होप आप सभी को क्लियर होगी। कौन कौन से हाइड्रोजन टूटने वाले हैं वो हमें पता है, जो भी क्या है, ऑक्सीजन एटम से अटैच। तो नंबर ऑफ H प्लस लॉस कितने कर सकते हैं उसको बोलते हैं बेसिसिटी। जितना भी कोई एसिड जो है, जितने H प्लस वो लूज कर सकता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? उसकी बेसिसिटी। तो यहाँ पर ये एक कर सकता है, ये दो कर सकता है, ये तीन कर सकता है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन सभी की sp3 है, कोवेलेंसी सभी की वो है, पाई बॉन्ड कितने इसमें? सभी में दो, एक एक है। तो ये इसकी बातचीत है थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमने ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अब यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी थोड़ी सी बात करनी है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का पता नहीं मुझे रीजन आता है या नहीं आता, बट सबसे पहले दिस इज द ओनली थिंग जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डज नॉट डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात को लिख लीजिएगा सिर्फ इसी के केस में। बाकी हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ज्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस होती है वो होती है हमारी बैक बॉन्डिंग से। सर बैक बॉन्डिंग से क्या मतलब हुआ आपका? तो आइए थोड़ा सा इसको समझ। ये वाला ऑक्सीजन आइटम ले लीजिए, मुझे बताइए क्या फॉस्फोरस है? हाँ सर है, मतलब क्यों नहीं है? फॉस्फोरस के पास क्या लोन पेयर है? नहीं सर, लोन पेयर तो नहीं है इसके पास। क्या डी ऑर्बिटल है? सर वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो क्या ये ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है? अब सोच के बताइएगा ध्यान से। जैसे ही ये इधर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव? सर इस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरी चीज, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी या घटी? सर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज आया मतलब अब ये चाहेगा कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मुझे बताइए ये बॉन्ड तोड़ना और आसान होगा या मुश्किल? सर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, एक चीज समझ में। सर सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ये देखिए ये देखिए, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन है जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पर दो दो कर रहे हैं, तो कभी इसकी बारी कभी इसकी बारी। यहाँ पर तीन तीन लोग हैं, कभी इसकी कभी उसकी कभी इसकी बारी। तो यहाँ पर जो है, जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है। क्योंकि जितनी ज्यादा एटम्स बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना दूसरे वाले को मौका मिलेगा कि हाँ चलो मैं थोड़ी देर मैं दे दूं, थोड़ी देर तुम दे दो। थोड़ी देर ये कोशिश करेगा इधर खींचने की, थोड़ी देर ये इधर करेगा, बट इधर क्या होगा, हमेशा इसी को देना है, एक ही पर जिम्मेदारी है। अगर एक ही के कंधों पे बोझ होगा, मुझे बताइए उसके साथ परेशानी होगी या नहीं? क्या उसकी कोशिश, क्या चांसेस है कि उसका बॉन्ड टूट जाए? हाँ सर बिल्कुल चांसेस है कि उसके बॉन्ड्स टूट जाए। तो अगर आप एक ही को ज्यादा जिम्मेदारी देंगे, सारा उसी के कंधों पर जिम्मेदारियां दे देंगे, तो वो बॉन्ड टूटना आसान होगा। तो ये बॉन्ड आपका बहुत इजी टू प्रोन टू ब्रेक हो जाता है। आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इसका रीजन यहाँ पे लिख लीजिएगा, बैक बॉन्ड। क्या ये बात आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई या नहीं? बोलिए यस। यस सर, ये हमें अच्छे से समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिड्यूसिंग पावर वगैरह की, ऐसे कोई बात करने की जरूरत नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी भी वैसे यहाँ पर ये इतना नहीं पूछते हैं। तो अब यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड हो गया, और जो हमारे पास आ सकता है वो एक आ सकता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, पायरो से ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, दैट इज H4P2O7। ये कैसे बनता है आप समझ लीजिए, बस हमने दो लिए H3PO4, उसमें से पानी निकाल दिया, एक ही निकाला ना, हाँ एक पानी निकाल दिया, तो ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा दूंगा।
बाकी यार थोड़ा एसिड्स वगैरह का ना इसका हम सवालों से देखेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे अपने कंटेंट को इन PYQ वीडियोस। तो उसके लिए बने जरूर रखिएगा चैनल पर, वो तो आएंगी ही आएंगी, एग्जाम से पहले ही बिल्कुल आएंगी ऑब्वियसली, मतलब एग्जाम के बाद डालने का कोई लॉजिक नहीं। तो ये मैंने बनाया है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज माय पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली आप यहाँ पे पायरोफॉस्फोरस भी बना सकते हैं, बस यहाँ पे एक पीएच बॉन्ड कर दीजिएगा, यहाँ भी एक पीएच बॉन्ड कर दीजिएगा। और आई थिंक एक आध और होता है, तो अगर मैं देखूं क्या हाइपोफॉस्फोरस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परोक्सो में हमारे पास मोनोफॉस्फोरिक की जरूरत है, H3PO4। चलिए एक और देख लेते हैं, बस H3PO5। दिस इज माय पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, मोनोफॉस्फोरिक एसिड। तो जैसे कि एग्जैक्टली H3PO4 होता है, बस वैसे ही है। परऑक्सो है तो मतलब एक परऑक्साइड लिंकेज लगा दीजिएगा, बस ये हमारे पास होगा। तो काफी सारे हमने देख लिए हैं जो हमारे ज्यादातर काम के हैं। अब चलते हैं हम, चलिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की तरफ। सल्फर के हमें जो पढ़ने हैं वो बेसिकली दो ही पढ़ने हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। हर कोई जानता है इनको, हाँ सर हर कोई जानता है। बना दो स्ट्रक्चर, SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाइए बैठ के। जिसने ये बना लिया मजा आ गया। अब बनाइए SO3 2 नेगेटिव का। जिसने ये भी बना लिया सर मजा आ गया। इस पर एक लोन पेयर है, ध्यान रखिएगा। तो अब नेगेटिव वाले जो है उसको हटा दीजिए और वहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका एसिड तैयार हो गया। तो भाई VACPR जिसने पढ़ी है हमसे, या केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, वो जरूर ये स्ट्रक्चर इजीली बना पा रहा होगा। बाकी आपको अलग तरीके से आता तो अच्छी बात है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है, 4 बॉन्ड पेयर है टोटल, या टोटल पेयर 4 है, या 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। कोवेलेंसी आप देख सकते हैं एक जगह 4 है तो एक जगह 6 है। D5P5 बॉन्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ H+ कितने लूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं बेसिसिटी लिखूं तो इसकी 2 है और इसकी भी 2। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। यहाँ से आपको सिंपल सा करना है, यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही डिपेंड करती है। तो क्या करना है, हाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं +6, यहाँ पे +4 है, क्या है +4 है ना, हाँ सर यहाँ +4 है, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इजीली रिड्यूस हो कर सकता है खुद को। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। तो थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह अगेन इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं पूछते, वो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन में हमसे पूछ सकते हैं, तो उसको अभी हम जस्ट वही देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं, पर ऑक्सो, आई होप आप बना लेंगे पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। सेम तरीके से बनाना है। क्या आप पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, हाँ सर पायरो सल्फ्यूरिक में नाम लिख देता हूँ, खुद ही बना लिएगा। क्या करना है, जैसे पायरो फॉस्फोरिक बनाए ना, बस वैसे ही आपको पानी निकाल देना एक मॉलिक्यूल से, H2SO4 में से। जैसे आप ये मॉलिक्यूल हटा के बस यहाँ पे जो दूसरी यूनिट ऐसे ज्वाइन कर दिएगा, ऐसे नहीं डबल बॉन्ड हो, हाँ इस तरीके से आप इसका बना दीजिएगा। ठीक है, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। वो भी आई होप आप लोग बना ही लेंगे, कोई आसान कोई मुश्किल बात नहीं है। देन उसके बाद और क्या बना सकते हैं आप बना सकते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं ना, बस एक आपको क्या करना है, H2SO5 होता है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक परऑक्साइड लिंकेज लगा दीजिएगा कहीं पर। और एक आई थिंक डाई सल्फर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको थोड़ा सा देखते जाइए। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो होता है आई थिंक H2S2O8। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का बताऊं, तो H2SO4 में से हमारे पास जो होता है ये H2SO4 होता है। यहाँ से मैंने OH हटा दिया, यहाँ से मैंने ये हटा दिया, तो बस यहाँ पे एक परऑक्साइड लिंकेज लगा दीजिए। बाकी सेम ही है जैसे हमारे पास पीछे सेम है, बस जैसे हमने परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड करा था, उसमें बीच में एक था और वो H2S2O7 था, ये H2S2O8 है। यहाँ पे जो है वो बीच में परऑक्साइड लिंकेज है, और ये डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। मोनो और डाई में क्या फर्क है, हाँ ये फर्क है कि यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज है, वहां पर परऑक्साइड लिंकेज नहीं है। किसमें, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में। यहाँ पे परोक्सो क्यों लिखा है मैंने, जस्ट लेट मी जस्ट टेक, यहाँ पे आई थिंक परोक्सो आएगा। परोक्सो अच्छा H2SO5 ना, ठीक है ठीक है। बाकी पायरो में, हाँ ठीक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है, हाँ सर। परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है, हाँ सर। तो ये आपके होगा किसके, इसके एसिड जो हमें चाहिए। अब आते हैं हम क्लोरीन की ऑक्सो एसिड्स की तरफ, जो काफी ज्यादा है, नॉट काफी ज्यादा मतलब 4 होते हैं इसके, तो उसको देखें।
तो सबसे पहले आता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। फिर दो दो क्लोरीन बढ़ाने, हाँ क्लोरीन नहीं सॉरी ऑक्सीजन बढ़ाने। फिर आई थिंक क्लोरस एसिड, फिर क्लोरिक एसिड, फिर परक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या है, क्लोरस एसिड। ये क्या है, क्लोरिक एसिड। ये क्या है, परक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाँ सर ठीक है। स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसका वैसे पूछा नहीं जाएगा, लीनियर होता है बिल्कुल एकदम। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम वैसे ऑक्सीजन बना हुआ है, बट यहाँ पे नहीं है। तो अगेन यहाँ पे एक OH बॉन्ड और एक आपका डबल बॉन्ड हो, क्लोरीन पर दो लोन पर, ध्यान रखिएगा इस बात। इसमें बनाएंगे आप, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा तो आपका एक ये बढ़ गया, बस सिंपल। इसका तो आप बना ही लेंगे सिंपल। सभी की बेसिसिटी क्या है, वन 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 वन। पाई बॉन्ड सब में अलग है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग है, बेसिसिटी सेम है, कोवेलेंसी 1 3 5 7 है। हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, बस फर्स्ट वाले की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान एक चीज का रखना है, किस चीज का, थर्मल स्टेबिलिटी का। तो कौन ज्यादा यहाँ पे थर्मली स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात आती है, इसमें हो सकता है पूछा भी जाए, मे भी पूछा जा सकता है, वैसे इतना जरूरी नहीं है, वो हाइड्राइड्स के बारे में पूछा जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, दिस इज इन दिस केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स वो क्या होगा, ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो HClO4 सबसे आगे, फिर HClO3 एंड सो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में वैसे यही मेजर मेजर इंपॉर्टेंट है। बाकी यार देखिए, मतलब जो सवालों में आया हुआ होगा उस हिसाब से हम देखेंगे किस हिसाब से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है अपने एसिड्स में। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, पक्का सवाल है ऑक्सो एसिड्स पे, एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कोई ना ही नहीं है कि ना मिले, मतलब कोई मना ही हो ही नहीं सकती कि इस पे सवाल ना है। तो इसका हमें रखना है ध्यान। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई, और किसी में थर्मल स्टेबिलिटी तो नहीं देखनी, लेट मी जस्ट चेक। नहीं, और किसी में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ हमने देख ली, हाँ। बाकी हमने जो ऑर्डर देखे हैं उसको ध्यान से देखिएगा समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सी एसिड वाला भी सिलसिला हो गया मुकम्मल। नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज जेनॉन फ्लोराइड्स। क्या होती है यहाँ पर, इसकी थोड़ी सी रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास अगर हमने एक्सी और फ्लोरीन को रिएक्शन करा, सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं। तो आपको XeF2 मिलेगा। कंडीशन ये है कि ये आपका एक्सेस में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी पर आते हैं, आपने जेनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराई, अब आप देखिएगा तरह तरह से आप रिएक्शन करा, तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। पहली चीज देखिएगा, फिर आप दूसरी चीज, फिर आप तीसरी चीज। तो पहले अगर आपका रेशो जेनॉन इज टू फ्लोरीन है 1:5, तो मिल जाएगा XeF4। अगर आपका रेशो 1:20 है तो मिल जाएगा XeF6। अगर आपका रेशो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, XeF8 तो वैसे जनरली एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी बात नहीं करते हैं। हाँ, तो यही हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज थी, तो इस चीज का रखिएगा ध्यान, यहाँ पे इसको मिटा दीजिएगा। तो XeF6, XeF4, XeF2 हमें जो बनता है वो हमने देख लिया। और एक और तरीका है XeF4 की, अगर हम रिएक्शन करा दें O2F2 से, तो आपको मिल जाता है XeF6। क्या होता है, हमने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ये होता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये क्या कर देता है, इसको फ्लोरिनेट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को पता है कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लोरीन का -1 है, ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो यहाँ पर +1 होगा। तो ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको नहीं बोलते हम, बल्कि हम बोलते हैं इसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये फ्लोरिनेट कर देता है। तो ये एक तरीके से हमारी इसकी प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो थोड़ी सी बात करनी है फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शंस की, या फिर इसमें कॉम्प्लेक्सिंग भी हमारे पास होती है। सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी एल्कली मेटल की सॉल्ट हो, कोई भी एल्कली मेटल की सॉल्ट हो, तो आप F- को डोनेट कर दीजिए। या फिर अगर आपके पास कोई P ब्लॉक का कंपाउंड हो, अदर देन एक्स जेनॉन फ्लोराइड की बात हो रही है, एक जेनॉन फ्लोराइड होगी और एक हो सकता है आपके पास हो CSF हो सकता है NaF तो ये कुछ भी हो सकता है, आप समझ लीजिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, F- को डोनेट कर देना है। कैसे करना है उसकी बात करेंगे। अगर आपके पास P ब्लॉक का कंपाउंड हो तो आप F- को वो एक्सेप्ट कर लेगा। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ वो ले रहा हूँ XCF2 प्लस PF5। मुझे बताइए P ब्लॉक का है या उसका, एल्कली। सर ये P ब्लॉक का है, तो यहाँ पर क्या होगा, F- एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो है ये X- एक्सेप्ट करके क्या PF ये बना लेगा, हाँ। यहाँ क्या बचेगा मुझे बताइए सर, यहाँ पर आपका बचेगा XCF पॉजिटिव। समझ आया, बोलिए यस नो, सिंपल यही करना है।
नेक्स्ट एग्जांपल लूं, एक और लेता हूं मैं, XCF4 लीजिए आप, उसकी रिएक्शन आप करा दीजिए SbF5 से। मुझे बताइए क्या ये पी ब्लॉक का है? हाँ सर पी ब्लॉक का है, तो ये बना लेगा SbF6 नेगेटिव और जेनॉन F3 पॉजिटिव एज इट्स। क्या ये भी क्लियर हुआ? सर बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट देखिए आप एस ब्लॉक का, XCF6 की आप रिएक्शन करा रहे हैं CSF से। सर यहाँ पे क्या होता है, F नेगेटिव जो है वो डोनेट कर देगा, ये तो ये डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे ध्यान से ये CS पॉजिटिव और ये बन जाता है XCF7 नेगेटिव। क्या ये रिएक्शन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है या नहीं? अब यहाँ पे लो XCF4, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ रिब्यूडियम फ्लोराइड। अब आप खुद प्रोडक्ट बनाइए क्या बनेगा। सर रिब्यूडियम हमारे पास एस ब्लॉक का बंदा है, बिल्कुल है, एल्कली मेटल है, तो ये क्या करेगा, XCF5 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा रुपीडियम पॉजिटिव। क्या ये आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से आराम से सुकून के साथ समझ में आ रही हैं या नहीं? मुझे बताइए यस और नो बोल के। सर आ रही हैं बहुत अच्छे से। लास्ट रिएक्शन आप इसकी देख लीजिए, XCF2 प्लस BiF5, सो इट विल बिकम XCF पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका BiF6 नेगेटिव। क्या ये सारी रिएक्शंस बेहतरीन तरीके से क्लियर हुए? आई होप बहुत इजीली ये आपको समझ में आएंगे। अब जो रिएक्शंस आई थिंक थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देख लेते हैं जेनॉन फ्लोराइड की, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सवाल आता है जहां से। वैसे सवाल यहाँ से भी आने के चांसेस है, रिएक्शंस पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। तो हाइड्रोलिसिस अब देख लेते हैं थोड़ी सी इनकी फ्लोराइड्स की। सो हाइड्रोलिसिस सबसे पहले किसकी करें, तो सबसे पहले कर लेते हैं आइए XCF2 की। तो XCF2 की जैसे ही मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो वाटर के साथ रिएक्शन का ध्यान रखिएगा, जेनॉन प्लस HF प्लस ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये देखनी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, XCF4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन आपकी होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, Xc मिलेगा, HF मिलेगा, ऑक्सीजन एटम मिलेगा, बट यहाँ पर XCO3 जरूर, ये बात आपको रखनी है ध्यान। ये होती है आपकी एक डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये किसमें जेनोन, यहाँ पे +4 में, ये +4 में, यहाँ पे +6 और 0। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो XCF6 होगा, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं 3 मॉलिक्यूल वाटर, दूसरा करा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल वाटर, फिर कराएंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट केस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी सिंपल से, सेकेंड केस में होगी पार्शियल हाइड्रोलिसिस इस तरीके से, +4 HF मिलेंगे बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूँ मोल्स के थ्रू, यहाँ 4 HF है, यहाँ पे 6 HF। थर्ड केस में ऑब्वियसली अगेन पार्शियल होगी, तो XCOF4। तो आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में बाकी आप पूछ ही लेगा, वैसे तो मैं बोल भी रहा हूँ जो लिख रहा हूँ तो ये आपको समझ आ गई। तो नीचे वाले दोनों जो है वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ऊपर वाली है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब इसका बस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो XCF2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ, आपको बोलते हैं एमओ ट्रीटमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट देखना है। उससे पहले ये पता करना है कि हम जो है वो हमारा जो VACPR वाला था वो क्यों फॉलो नहीं होता। तो XCF2 का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, ऐसे आपने बनाया होगा हमारे साथ जब जब आपने VACPR पढ़ी होगी। कब? वही फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हमें सबसे पहले जेनॉन है, मतलब 2 बॉन्ड बनाने, तो जेनॉन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ये जेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन? हाँ बिल्कुल है। तो अगर ये है, क्या इस वक्त इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में क्या ये 2 बॉन्ड बना सकते? ध्यान से रीजनो, तो हमें चाहिए एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेसिकली टोटल 2 चाहिए। तो इसको हम इधर भेज दिए, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। तो क्या यहाँ पर अब ये इजीली कर सकता है? क्या इजीली सर? थोड़ा सही से बोलिए, क्या ये इजीली यहाँ पर 2 बॉन्ड बना सकते हैं? हाँ सर बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारी जो है वो ज्योमेट्री बन सकती है। यहाँ पर क्या होता है, बट एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अब हमें पता है बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, sp3d, और हमें पता है कहीं ना कहीं d की एनर्जी हाई होती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो है ओवरलैप इफेक्टिव होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 5d ऑर्बिटल जो है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, इज अपीयर टू बी टू लार्ज। जेनॉन का जो 5d ऑर्बिटल है ये एक तो लार्ज होता है, तो अगर लार्ज होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से हो पाएगी? यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हमें पता है जो d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, वो बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम की ज्यादा है या कम है। तो इस केस में फ्लोरीन है, यहाँ पर बात बन सकती है, ये बोला गया है यहाँ पर। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस यहाँ पे आप समझ लीजिए जेनॉन जो है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर क्या होगा, एक डेल पॉजिटिव आएगा। तो जितना ज्यादा यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा जो है ये d ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचेगा।
जितना ज्यादा यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा डी ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितना क्लोज आ पाएगा उतनी अच्छे से वो डी ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। और अगर एनर्जी कम हो गई तो कहीं ना कहीं अगर वो पी के कंपेरेबल हो जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन आसान हो जाएगी। तो यही है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू गिव न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नियरली इक्वल एनर्जी वाली बात यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का समझ लीजिए आप कंसेप्ट आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आ रहा है उसी वजह से आ रहा है। अब जो सेकंड ऑब्जेक्शन है वो ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कि मिक्सिंग तभी होती है जब हमारी, ऑब्वियसली देखिए आप देख सकते हैं जो बात करी थी हमने, सिमिलर एनर्जी के हों, और 5d जो है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। और डिफरेंस देख सकते हैं आप, एनर्जी 5d और 5p में कितना है, 960 किलो जूल पर मोल का, तो काफी हाई डिफरेंस है। तो ये दो परेशानियां यहाँ पर हुई हैं, तो इन परेशानियों को आपको लिखना होगा जब सवाल आएगा पेपर में कि क्यों वीबीटी काम नहीं करी, क्यों वीबीटी काम नहीं करी। बताएंगे आप कि जो है वो 5d काफी ज्यादा बड़ा है, फिर आप बताएंगे कि एक जो है वो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन कब होना चाहिए, जब हमारे पास फ्लोरीन एटम ज्यादा, फ्लोरीन एटम्स हो। तो यहाँ पर बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ 2 फ्लोरीन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें कम से कम 6 फ्लोरीन चाहिए ताकि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सके। फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स वाई यहाँ पर आई दूसरी अप्रोच, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है 2 फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन में हम क्या बोलते हैं कि बेटा, नॉट बेटा, फ्लोरीन जो है उसके पास जो है पीजेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे फ्लोरीन के पास भी है। यहाँ पर जेनॉन है उसके पास भी पीजेड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो पीजेड है ये फ्लोरीन के हैं, ये फ्लोरीन के हैं। ये जो 5 पीजेड है ये किसका है, जेनॉन का है। उसको ऊपर क्यों बनाया है, क्योंकि जेनॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, तो ऊपर आ गया वो, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। हमने जो जनरली पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 1s से कंबाइन करेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना देगा, 2s से कंबाइन करेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना देगा। बट यहाँ पर जो है वो, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, या आप बोल सकते हैं 3 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। यस, तो 3 में से जो होता है एक बनता है नॉन बॉन्डिंग, बाकी के 2 वही एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हो तो उसमें से हमेशा एक नॉन बॉन्डिंग होता है, हमेशा। अगर 5 हो तो एक नॉन बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा, एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग आपका बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो सबसे पहले का आएंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, क्योंकि सबसे कम एनर्जी है। फिर यहाँ पर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड मेनली ऑन द फ्लोरीन एटम्स, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। लीनियर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको बेस्ट पॉसिबल ओवरलैप दे देगा। दैट्स वाइज का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपका लीनियर आता है, और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है B2S6 से, जो हम पढ़ेंगे। वो B2S6 का स्ट्रक्चर या पढ़ लिया हमने, नहीं B2S6 का नहीं पढ़ा, बेरिलियम हाइड्राइड का पढ़ा था। एस ब्लॉक में बेरिलियम हाइड्राइड का पढ़ा था, तो वहां पर आप देख चुके होंगे क्या आपका सॉर्ट ऑफ बनाना बॉन्ड। बस यहाँ पे क्या है, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर हमारे पास ऑपोजिट वेव फंक्शन करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग, अगर एक सेम और एक ऑपोजिट करेगा तो नॉन बॉन्डिंग, अगर दोनों सेम वेव फंक्शन करेंगे ओवरलैप तो आपको मिलेगा क्या, बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे क्या आता है, सेम FeXCF4 में भी प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, सेम चीज अगर आ जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, सेम आपको XCF2 वाला ही लिखना है। बस यहाँ पे क्या होता है, 5px आप मान लीजिए 5px और 2px कंबाइन कर दें, और दूसरे में 5py और 2 के 5y, मतलब जैसे ये है, इसका एक्स कर रहा होगा, इसका एक्स कर रहा होगा सपोज, तो इसका वाई और इसका वाई कर रहा होगा, ऐसे समझ लीजिए। और एक जेनोन है तो इस वाला जो है वो पीएक्स वाला कर रहा होगा इन दोनों से, ये वाला पीवाई वाला कर रहा होगा। और आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर भी है, तो यहाँ पे ये अच्छा खासा आपको एक्सप्लेन कर जाती है XCF4 के लिए भी। बट XCF6 के केस में ये नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि आपका जो ये है, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन लगा दीजिए। XCF6 सिखा रहा हूँ अगर ऐसा होता, बट आपको पता है ये हमारा जो है एक्चुअल में डिस्टॉर्टेड शेप होता है। जैसे कि आप XCF6 निकाल सकते हैं, वो क्या है हमारे पास, क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, एक उस पे लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से एमओटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि 6 फ्लोरीन है, क्योंकि 6 फ्लोरीन है, तो बहुत भयंकर तरीके से अपनी तरफ उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा। और अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा होगा तो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया होगा। तो यहाँ पर आप ये बात बोलेंगे कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इन केस ऑफ FeX6, XCF6, XCF4 में नहीं होता, XCF2 में नहीं होता। वैसे इसका इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, यही दोनों हमारे सिलेबस में मेंशन थे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। XCF2 काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रह सकता है, और मेरे हिसाब से क्या पता आ सकता है इससे रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में हमें बात करनी है सबसे पहले ग्रुप 13 में सिर्फ और सिर्फ B2H6 की, ग्रुप 14 में बात करेंगे तो इन दोनों की इंडिविजुअल पढ़ाई करेंगे, फिर ग्रुप 15, 16, 17 तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि उनमें मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं सिमिलर पैटर्न के आते हैं, सेम ऑर्डर वगैरह रहते हैं, तो उन तीनों को साथ में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं अपनी बोरॉन वाले की, तो सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं दैट इज B2H6 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी एक आध प्रिपरेशन की अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो दैट इज, मैं अगर NaBH4 की रिएक्शन करा देता हूँ, 2 NaBH4 लेता हूँ, उसकी रिएक्शन आई डू विद आयोडीन, तो यहाँ पर B2H6 प्लस 2 NaI मिल जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करूँ तो BF3 की रिएक्शन या तो आप NaS से करवा दीजिए या फिर आप LiAlH4 से भी करवा देंगे, तब भी सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी V2H6 प्लस NaF आपको मिल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ, 6 यहाँ, और यहाँ क्या लगाऊं, 2, हाँ सर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो गई। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसका स्ट्रक्चर, कि B2H6 आखिर बना कैसे है। तो बोरॉन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इतना सभी को पता होगा। तो अगर मैं एक अनपेयर्ड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन तो, और हायर एनर्जी में भेज के, तो यहाँ पे बोरॉन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स। इतनी क्लियर। अब जरा देखिए, अगर खाली BH3 है, सिर्फ BH3 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे बताइए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम देखें जरा, तो 1 2 3 4 5 6, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। क्या B2H6 में 8 हो जाते हैं? नहीं, B2H6 में भी ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रॉपरली ही हमारी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होती है। नाउ अब हम बात करते हैं B2H6 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हम सभी ने BH3 तो देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, आफ्टर डूइंग दिस, ये इलेक्ट्रॉन चले गए, ये चले गए, ये चला गया, बोरॉन के पास क्या बचा, ये डब्बा बचा। अब इसी डब्बे का थोड़ा काम आएगा, क्या काम आएगा उसको आइए देखते हैं, इस डब्बे में से क्या यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो होता है, आई थिंक बनाना बॉन्ड हमने पढ़ ही लिया है, BeH2 के उसमें वैसे ही सेम होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, B2H6 बना रहे हैं तो यहाँ पे लगाइए 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, उनको बोलते हैं 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, और 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ब्रिजिंग मतलब बीच में। टर्मिनल वालों को आप दे दीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन, तुम बॉन्ड बना लो सिंपल सिंपल, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, इनके बीच में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, इनके भी बीच में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम ये है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कितने, 4। अब बॉन्ड हमें कितनी बनानी है, बॉन्ड भी हमें कहीं ना कहीं जो बनानी है वो बनानी है बेसिकली सॉर्ट ऑफ 4 बॉन्ड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, और इसका हमें पता है ऑर्बिटल खाली है, कौन सा, p ऑर्बिटल खाली है, तो उसका ऑर्बिटल लगा, इसके कौन सा ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल लगा, और ये तीनों मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि हमारे पास सेम VH2 के केस में होगा, सेम यहाँ पर होगा, इसका ऑर्बिटल लग रहा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके सामने आ गई एक प्यारी सी बनाना बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम इस बॉन्ड के बारे में बात करूं, सो दिस इज माय अगेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ क्या, बनाना बॉन्ड। तो ये मेरा B2H6 का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया है। इसको ऐसे भी बनाते हैं तो उस फॉर्म में भी मैं जरा बना दूं इसको, कि यहाँ पर हाइड्रोजन को बीच वालों को ऐसे दिखाते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीच वालों को हम ऐसे ही दिखाते हैं और साइड वालों को ऐसे दिखाते हैं वेज में। बाकी बुक में है स्ट्रक्चर, वो लाया हूँ मैं अपनी कटआउट JDL का, जो जिस पर फाइन लगा था, तो वो देख लेंगे। यहाँ पर आ गए हैं अब, ये आ गया मेरे पास θ1, ये आ गया मेरे पास θ2, ये आ गया मेरे पास θ3। तो θ1 क्या है, सबसे ज्यादा, θ2 सबसे ज्यादा नहीं बीच का, θ3 सबसे कम, ये बॉन्ड एंगल का आपका ऑर्डर हो जाता है। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp3 होता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, हाँ सर 4 बॉन्ड बन ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये दो बनाना, कितनी बनाना बॉन्ड्स हैं, 2 बनाना बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 बॉन्ड जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर ही है हमारे पास, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरलैपिंग क्या है ब्रिज बॉन्ड में, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या हाइड्रोजन की कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी, ध्यान सर इसने, यस यस या नो, नो सर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो होगी नहीं। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे हम बोल सकते हैं sp3 बोरॉन किससे बॉन्ड बना रहा है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से, और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन जो है वो sp3 बोरॉन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ओवरलैपिंग ब्रिज बॉन्ड में कुछ इस तरीके की है। बाकी अगर हम देखें बॉन्ड लेंथ के बारे में तो बॉन्ड लेंथ हमारी जो है वो साइड वाले टर्मिनल वालों की नहीं, बीच वालों की ज्यादा होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
बीच वालों की हमारी जो है वो ज्यादा होती है। तो ये हमारी कुछ बातचीत हो गई डायबोरेन के बारे में। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आना बहुत ईजी है, मतलब बहुत हाई चांसेस है स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। समझाना होगा, बनाना होगा आपको, और जो जो चीज होंगी वो बाकी बुक्स वगैरह में देखेंगे, और बाकी पीवाईक्यूज वाली वीडियोस में पक्का क्लियर हो जाएगा कि हम एग्जैक्टली हाउ वी हैव टू डू आवर क्वेश्चन। तो डायबोरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ ऑक्सीजन के साथ, आपको ये मिल जाएगी +3H2O। डायबोरेन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो सिंपल कुछ नहीं होगा, आपको मिलेगा पोरिक एसिड। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको करना है बस, सॉरी जस्ट। तो BOH होल थ्राइस इज माई बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। अब यहाँ पे क्या करना है, हाँ अब इसकी रिएक्शन जरा हम कराएं अमोनिया के साथ। अब यहाँ पे जो है अमोनिया से बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिलती है। एक में है हमारे पास जब हमने अमोनिया लिया और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सबसे पहले लो टेम्परेचर। कब? लो टेम्परेचर पे। तो इसके वैसे 2 मोल यहाँ पर लगेंगे B2H6 से। तो यहाँ पे आपको जो है वो सिंपल एक अटक मिल जाएगा। NH3 का जो लो वो है वेकेंट p ऑर्बिटल, उसमें अमोनिया का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे वो डोनेट हो जाएगा। तो ये आपको एक अडक मिल जाएगा एट लो टेम्परेचर। वर्ड्स पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NH3 के साथ, अमोनिया मेरे पास एक तो एक्सेस में होने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे वैसे एक्सेस में अमोनिया है, चलिए एक्सेस अमोनिया ले लेते हैं। और हाई टेम्परेचर, हाई क्या लिख रहा हूँ मैं, हाई लिखना चाहिए हाँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई टी पर हमें जो मिलेगा दैट इज बोरोन नाइट्राइड, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। यहाँ पे मिलता है BNX, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अब पॉलीमर है ऑब्वियसली। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, सॉरी मैंने बेंजीन बोला शायद, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं उसको, वो नीचे है दूसरा वाला, अभी दूसरी रिएक्शन में आएगा। और इसको हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पता है? हाँ सर, उसी टाइप का इसका भी स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक हमारे पास होता है। तो एक पेज कम पड़ रहा है, तो लास्ट रिएक्शन मुझे यहाँ पर लिखनी है, दैट इज B2H6 जब रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, अगेन यहाँ भी इसके लगभग 2 ही मोल लगते हैं, तब आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज B3N3H6। तो इसको यहाँ पे 1:2 का रेशो बोलते हैं इसको, कि अगर अमोनिया का रेशो और इसका रेशो 1:2 का रेशो है, तब आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज माई इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये होता है आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर हम आगे देख लेते हैं, लेट मी जस्ट सी। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो ये हमने बात करी किसकी, काफी सारी बात कर ली है अपनी बोराजीन के बारे में। तो बोराजीन और भी 2-4 रिएक्शन है, तो वो आगे थोड़ी सी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रीड मार के क्या बता रखा है। तो प्रिपरेशन की बात यहाँ पे इसकी दे रखी है, ये वैसे क्या कर रखा है, कुछ ऐसी बना रखा है। नाइट्रोजन की बेसिकली यहाँ पर रिएक्शंस आपको कुछ दिखा रखी हैं, ये हमारे काम की नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पे पहली इसकी प्रिपरेशन दे रखी है मैग्नीशियम बोराइड से। सेकंड यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे इसकी रिडक्शन करा रहे हैं। देन थर्ड जो हमने भी देखी थी ये वाली BF3 की रिएक्शन NH से करवाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ आपको देखना है। देन आगे क्या दे रखी है यहाँ पर, अगेंस्ट सेवरल रेगुलेटरी, जैसे LiLH4 से भी हो सकती है। हमारी NaBH4 वाली रिएक्शन जो है वो भी आपके सामने है, ये भी है। तो बाकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पे इसकी कुछ रिएक्शन दे रखी है विद ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं। बोरिक एसिड बनाया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, विच शोज की कितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। सो बेसिकली ये रॉकेट प्रोपेलेंट बोलते हैं उसको शायद, हाँ रॉकेट प्रोपेलेंट में भी ये हमारे पास यूज होती है ये वाली रिएक्शन। देन आगे देखें तो यहाँ पर हमें एक पेज मिल गया, तो इसी के साथ जो रह गया था उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ बोराजीन का स्ट्रक्चर। तो सभी को पता है बेंजीन क्या होता है सर, C6H6। बस यहाँ पर क्या करना है, आप ऑल्टरनेट बोरोन नाइट्रोजन लगा लीजिए, सेम बेंजीन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, सेम बेंजीन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। अब कितने हाइड्रोजन है, 6, तो सबका एक एक हाइड्रोजन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास क्या लोन पेयर है, क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, करा दो डोनेट। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर दे दो, और तुम ऐसा करो इधर दे दो। तो यहाँ पर आप सभी लोग ये ऐसे बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वी कैन ऑलवेज शो एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए डोनर पर, नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए एक्सेप्टर। इसको हम इस तरीके से भी शो करते हैं।
तो यहीं पर क्वेश्चन आता है कि भाई बेंजीन रिएक्टिव क्यों नहीं है, बोराजीन है। सबसे पहले बेंजीन में क्या है, ऑल कार्बन एटम्स है। तो अगर ऑल कार्बन है तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, नो पोलैरिटी। किसकी बात हो रही है, बेंजीन की। क्यों, बेंजीन जो है वो रिएक्शन नहीं देता, रिएक्टिव नहीं होता, वेराज ये होता है। तो सारे के सारे उसमें कार्बन एटम्स हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है ये वो नहीं देता, बट बोराजीन क्यों देता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे सेम कार्बन एटम्स नहीं है, सारे के सारे बोरॉन नहीं है, बोरॉन और नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है बॉन्ड में, पोलैरिटी बन रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डोनेट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई सबको, यस सर आगे। तो इस तरीके से आपको बताना है कि क्यों बोराजीन हमारा जो है वो रिएक्टिव है। नेक्स्ट एक आध रिएक्शन अगर हम देखना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। किसी भी मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, MbH4 बन जाएगी। यहाँ पे दो लगा दूं। वैसे एल्कली मेटल्स के साथ जनरली आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड ऑल। देन एक रिएक्शन है कि B2H6 की अगर आपने रिएक्शन कराई CH3Cl से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर B2H2CH3 मिलेंगे 4, और साथ में 4 HCl। इसका मैं समझाऊं ना, ध्यान रखिएगा। जब भी डाइबोरेन की हम रिएक्शन कराते हैं और हमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कराने होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल वाले जाएंगे, ब्रिजिंग वाले नहीं जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे इससे रिलेटेड हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 हाइड्रोजन गए, ये कौन से गए, टर्मिनल वाले। और ब्रिजिंग वाले नहीं गए, वो उनकी मिथिलेशन नहीं हुई। अगर मैं थोड़ा स्पेसिफाई करूं तो उनकी मिथाइलेशन नहीं हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम रिएक्शन ऑफ डाइबोरेट में हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जो हर बच्चा बच्चा जानता है। आई थिंक, पता नहीं हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है या नहीं। हाइड्रोबोरेशन थी ना फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे एल्कीन्स में, हाँ पढ़ी है, पढ़ी तो है जितना मुझे याद है एल्कीन्स में। तो वही है यहाँ पर, सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रही है। किस तरीके से, सबसे पहले आपको Br3 मिल जाता है, ट्राई एल्काइल बोरेन जिसको हम बोल रहे थे। देन उसके बाद हमने क्या करा था, उसकी या तो ऑक्सीडेशन ही कराई थी वैसे अपने सिलेबस में, तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, दिस इज आवर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। या फिर ये हमने पढ़ी थी सेकंड वाली, हमने अपनी पढ़ी थी उस केस में, दैट इज इन केस ऑफ आवर सिलेबस सेमेस्टर 1 में। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी तो बढ़िया बात है यार, आप लोगों को पता होगा, आपको मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ा होगा। फिर या फिर कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड में कर सकते हैं बाय फर्दर ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये सारी बातें हमने कर रखी है, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। अब हाइड्रोबोरेशन सिंपल है, क्यों यूजफुल है, क्योंकि माइल्ड कंडीशन रिक्वायर्स होती है फॉर द इनिशियल हाइड्राइड एडिशन। फिर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विच कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग टू ब्रेक, यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स टू ब्रेक BC बॉन्ड, ये हम देख सकते हैं। नाउ रिएक्शन विद अमोनिया जो हमने देख लिया कि B2H6 के साथ अगर 2 मोल लेगा तो सिंपल जो है वो अडक बन गया। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस अमोनिया लिया एक बार लो टेम्परेचर पर, तो आप देख सकते हैं B2H6.2NH3 मिल गया, जो कि ऑब्वियसली ऊपर वाले ही सेम रिएक्शन लिखी हुई है वैसे तो यहाँ पर। देन यहाँ पे एक्सेस अमोनिया लिया हाई टेम्परेचर पर, बोरोन नाइट्राइड मिला, और हमारे पास जब रेशो था 2:1 का, तब हमें मिला बोराजीन। तो बोराजीन का स्ट्रक्चर वगैरह हमने सभी कुछ देख लिया है, ये आयनिक है, और आप देख सकते हैं जो आप बता रहे हैं, ऑन हीटिंग इट फर्दर फॉर्म्स बोराजीन लिख रखा है यहाँ पर। बाकी और ऐसा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो है बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे ग्रेफाइट का होता है ना शीट लाइक, एक शीट होती है वैसी सेम यहाँ पे आप बोराजीन का देख सकते हैं, यहाँ पर आप बेंजीन का देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोराजीन में इन्होंने एक चीज मिसिंग कर रखी है, दैट इज आवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आप जरा लगा लीजिएगा, यहाँ पर फिर उन्होंने नेक्स्ट वाले में दिखा रखा है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करता है, शो सिमिलैरिटी विद डिलोकलाइज्ड है, एरोमेटिक है, यहाँ पर काफी सारी चीजें इसमें सिमिलर होती हैं। बोराजीन और उसकी कुछ सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराया गया है बाय Cl से। देन यहाँ पे फर्दर इसकी हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करा दी, नहीं खाली इसकी NaBH4 से रिडक्शन करा दी। देन बोराजीन जो है वो क्या करता है, एक पाई कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, आप चाहें तो मतलब इसको देख सकते हैं कि वैसे इतना जरूरी नहीं है ये ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के साथ। देन यहाँ पे ये रिएक्शन आप देख सकते हैं कि बोराजीन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है बेंजीन से, और इसमें एडिशन रिएक्शन दे सकता है। तो ये पॉइंट बस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इस पर एडिशन रिएक्शन हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों, हमने उसकी सारी बात कर ली, पोलैरिटी वाली बात कर ली, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये सारी बातें हमने कर ली हैं। यहाँ पे बोराजीन की रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सिंपल हमने रिएक्शन दे रखी है बोरिन की, ये वाटर से बोरिक एसिड बनाया, MeO से रिएक्शन कराई तो OMe जो है यहाँ पर आपके लग गए 6 के 6। E2H से, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। बाकी हमारी जो है कोई ऐसा ये मेटल हाइड्राइड वाली रिएक्शन आ गई जो अभी हमने देखी थी। देन यहाँ HCl से रिएक्शन देखेंगे तो वैसे ये वाली भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अब हमारे पास आया इसका स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे जो है वो बॉन्ड लेंथ हमें टर्मिनल वालों की दे रखी है 1.19, और ये आ गई आपकी बीच वाली।
तो बॉन्डिंग जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट की होती है, डिफरेंट होती है अदर हाइड्राइड से। नॉट इनफ वैलेंसी, क्योंकि पता है ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ये बात हमने कर ली है। डायबोरेन में क्या है, 12 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, मतलब 16 होने चाहिए थे पर कितने, 12 है। टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ब्रिजिंग वाले जो है परपेंडिकुलर होते हैं। अगर बाकी सारा एक प्लेन में है तो एक ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। यहाँ पे क्या बताते हैं, 4 जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अदर टू, जो हमने बात कर ली कि ये टर्मिनल वालों का नेचर अलग होगा एज कम्पेयर टू दैट। सो दैट्स वाई, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है वो जब भी आप इसकी मिथिलेशन करवाएंगे डायबोरेन की, तो आपको Me4B2H2 मिलेगा। आपकी जो ब्रिजिंग वाली है वो बॉन्ड्स नहीं टूटेंगी, जो टर्मिनल वाली है वो टूटेंगी। तो टर्मिनल वाली जो है वो सेम बॉन्ड लेंथ है सभी की, नॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दीज आर मेजर टू बी नॉर्मल, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल हमें पता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर है। और वेयर एज एबनॉर्मल कौन सी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं आप डेफिशिएंसी है, जिसको आप बोल सकते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। यहाँ पर जो क्या है, एबनॉर्मल बॉन्ड है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, एक बोरॉन से आ रहा है, एक हाइड्रोजन से आ रहा है, और एक जो है वो ऑर्बिटल दूसरे बोरॉन का आ रहा है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ईच बोरॉन से आ रहा है, और वो ओवरलैप कर रहा है s ऑर्बिटल से, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मिल जाएगी। ये आप इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा सा बनाना बॉन्ड की फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दीज आर नॉर्मल है, ठीक है, ये हमने बात कर ली। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया डायबोरेन का, और यही हमें पढ़ना था। अब वी कैन मूव टुवर्ड्स साइलेन, जो हमारे आप बोल सकते हैं SiH4, और बेसिकली जो हमें मेजरली बात करनी है यहाँ पर वो SiH4 की और CH4 की, या करस्पॉन्डिंग बात करनी है। तो मैं इसमें क्वेश्चन बताऊँ क्या आता है, वो ये आता है साइलेंस, इनको बोलते हैं साइलेंस। जैसे एल्केन्स होते हैं ना, वैसे ही साइलेंस बोलते हैं। एल्केन्स, जिनको एल्केन्स बोलते हैं उनको सिलिकॉन के लिए साइलेंस बोलते हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है इनसे। और आता है आपका कि आपको एल्काइन एल्कीन्स ये सब तो मिलती हैं, बट आपको जो है वो सिलिकॉन के लिए जो है वो एनालॉग नहीं मिलते, मतलब सिलिकॉन की एल्काइन एल्कीन नहीं मिलती। आप ऐसा कह लीजिए, हाँ ये कहने में सही रहेगा कि सिलिकॉन की एल्काइन एल्कीन आपको जो है वो नहीं मिलती है। एल्काइन एल्कीन ऑफ सिलिकॉन जो है वो नहीं मिलती है, बट आपको कार्बन की मिलती है। तो ये ज्यादातर पूछते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पर इस चीज में हम ये देख सकते हैं, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पता है हमें पूरा, हमारा जो है वो कार्बन है। क्यों है रीजन इसका, कैटिनेशन की जो बात करी थी, द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कैटिनेट, बिकॉज द सीसी बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन का साइज क्या है, छोटा है। अगर कार्बन का साइज हमारे पास छोटा है तो वो ओवरलैपिंग क्या करेगा, उसकी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। तो सिलिकॉन जो है वो क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्राइड्स बनाता है। यहाँ पे जो है वो उसको क्या बोलते हैं, साइलेंस बोलते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच भी हमारे पास होती हैं, जिसमें आपको 8 सिलिकॉन एटम देखने को मिलते हैं। वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज जस्ट वी आर रीडिंग बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड इन आवर बुक। तो अपार्ट फ्रॉम SiH4 क्या है, थर्मली अनस्टेबल होती हैं, बाकी जो जितनी भी हैं वो अनस्टेबल हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, थोड़ी बहुत इनकी प्रिपरेशन दे रखी है कि SiCl4 से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज, जो साइलेंस है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है एल्केन से। इसका रीजन बात करें तो एल्केन जो है वो जनरली अनरिएक्टिव रहते हैं, एक्सेप्ट वो हेलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं, जैसे कि पढ़ रखा है, थोड़ा सा बर्न हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं। साइलेंस जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इग्नाइट कर जाते हैं एयर में, एक्सप्लोड कर जाते हैं Cl2 के साथ। और जो प्योर साइलेंस है वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स और वाटर के साथ इन सिलिका एपरेटस, बट वो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जब जब भी हम उनको एल्कलाइन सॉल्यूशन में रिएक्शन कराएं, SiH4 की किसी भी एल्कलाइन रिएक्शन में करवाएं OH के साथ, तो वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, सेवरल फैक्टर। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिलिकॉन की क्या है, हाइड्रोजन की क्या है। सो यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये इक्वली शेयर्ड नहीं होता है। कार्बन पर आप देख सकते हैं डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8, हाइड्रोजन की 2.1, बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन। तो अगर ऐसा है तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव किस पर आएगा, ऑब्वियसली डेल पॉजिटिव हमारे पास आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और मोर पर आएगा आपका डेल नेगेटिव। तो लार्जर साइज ऑफ सिलिकॉन क्या करता है, इसको इजियर टू अटैक बना देता है। तो सिलिकॉन की क्या है, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स हैं जो किसमें यूज होते हैं, टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, दस लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिलिकॉन के पास क्या होता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। दैट्स व्हाई SiH4 की भी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी एल्कली के साथ, तो वो एल्कली दैट इज बेस जो है वो इसको डी ऑर्बिटल में सबसे पहले अपने लोन पेयर दे देता है, वेराज कार्बन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि SiCl4 को आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हो जाएगी, SiCl4 की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बट उसकी नहीं होगी। दैट इज आवर SiCl4 की हमारी जो है वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है, पर कार्बन उसकी नहीं होती। ये पता
आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रोडक्ट, बट मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्यों हो जाती है? द रीजन इज वही कि यहाँ पे जो है वो लोन पेयर जो है वो इसके वेकेंट डी में दे देते हैं, वेयर CCl4 के केस में यहाँ पर हम लोन पेयर नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। अब दूसरी चीज जो पूछ सकते हैं कि एल्कीन्स और एल्काइंस क्यों नहीं बना सकते, तो आप सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम। फिर आप वो बता दीजिएगा कि अगर सिलिकॉन का साइज बड़ा है, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, जैसे कि हमने बात करी थी कि N2 क्यों एग्जिस्ट करती है, P2 क्यों नहीं कर पाती, या P2 बहुत कम स्टेबल क्यों है, इसके रीजन पड़े थे। तो वही कि पाई बॉन्ड नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। तो सिलिकॉन का भी जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज है, जिसकी वजह से वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या है, पाई बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो वो नहीं बन सकते। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो सिलिकॉन्स के एल्कीन्स और एल्काइन एनालॉग नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक आध बात लिखी हुई है स्टैनेन दैट इज SNH4 और GH4 के बारे में, सो यू कैन रीड देम अगर जरूरत हो। वैसे इतनी जरूरत नहीं है, जो मेन चीज यहाँ से आने की है वो यही है, एक आध कोई रिएक्शन पूछ सकते हैं, और यहाँ पे जो है रिएक्शन के साथ साथ की सिलिकेन्स साइलेंस क्यों आते हैं या रिएक्टिव क्यों होते हैं, या फिर एल्कीन्स और एल्काइंस जो है हमारे पास जो है वो एनालॉग क्यों नहीं मिलते। तो बाकी तो हम वही हमारे पास सवालों वाली वीडियो आएंगी, तो PYQs वाली वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे इनको भी। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन 15th 16th एंड 17th ग्रुप की हाइड्राइड्स। इनके लिए कुछ ऑर्डर हमें पता होने चाहिए, उसको समझते हैं। तीनों के लिए सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 वाली हाइड्राइड्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। सेम आप यहाँ पे जो है ग्रुप 16 की लिख लीजिएगा, आपको पता है वहां पे जो है H2O आएगा सबसे पहले, फिर H2S आएगा। यहाँ पे फिर आप ग्रुप 17 की लिख लीजिएगा, HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पर मुझे बताइए, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम का साइज बताइए मुझे, बढ़ रहा है या घट रहा है? सर ऑब्वियसली जो सेंट्रल एटम है उसका जो साइज है वो बढ़ रहा है। जैसे ही सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, तो अब मुझे एक बात बताइए, जो बॉन्ड लेंथ है, जो NH बॉन्ड लेंथ है एज कंपेयर टू PH बॉन्ड लेंथ, उसमें क्या चेंज आ रहा होगा? सर ऑब्वियसली अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी हमारी इंक्रीज होगी, इतना क्लियर है। अब बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सर बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी इससे हो जाएगी डिक्रीज। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई तो BDE, जिसको मैं कह रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी, वो क्या होगी? वो भी कम हो जाएगी। अगर कमजोर बॉन्ड है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो उसको जो एनर्जी देनी है वो कम देनी पड़ेगी। नाउ अब दूसरी चीज मुझे बताइए, मैं हीट करूंगा तो डाउन द ग्रुप आते आते जल्दी टूटेगा कंपाउंड या देर से टूटेगा? सर अगर आप किसी को भी हीट करेंगे, NH3 मान लेते हैं 100 केल्विन पर टूट रहा है, तो PH3 सर 80 पर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड उसके क्या है? वीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है उसकी? कम है एज कंपेयर टू NH3। तो डाउन द ग्रुप आने पर मेरी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, शायद लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और ग्रुप 15 के बारे में पूछा गया था। एक और चीज अगर अब यहाँ पर हम बात ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, आपने बताया बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि H+ देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है? H+ डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड टूटेगी तो उसका क्या मतलब है? क्या निकलेगा? सर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो मतलब H+ ही निकलेगा। तो H+ डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो भी हमारी जो हो रही है इंक्रीज। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मेरा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी डाउन द ग्रुप। तो ऑब्वियसली, और अगर H+ रिमूवल टेंडेंसी बढ़ रही है तो हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग नेचर भी या रिड्यूसिंग पावर जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। सभी के लिए है ये, क्योंकि सब में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ, नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी, फिर यहीं पे ऑक्सीजन, उससे बड़ा सल्फर, उससे बड़ा सेलेनियम, उससे बड़ा टेल्यूरियम, देन फ्लोरीन, उससे बड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो साइज जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो आप सभी का ऑर्डर ये लगा लीजिएगा हर चीज में, मतलब मैक्सिमम चीज में। जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? सॉरी, डिक्रीज हो रही है ना, उल्टा लगा दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली इंक्रीज हो रही है, आप एसिडिक स्ट्रेंथ सबके लिए लगा सकते हैं, बट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। क्या पूछ सकते हैं आपसे? मेजरली एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, रिड्यूसिंग पावर के बारे में पूछा जा सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। एक और चीज अगर हम बात कर सकते हैं, ये स्पेसिफिकली वैसे तो ग्रुप 15 और 16 के लिए, क्यों? क्योंकि बेटा यहीं पर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे ग्रुप 15 एंड 16 में, क्योंकि SCl में क्या कोई बॉन्ड एंगल हम बता सकते हैं? सर SCl में बॉन्ड एंगल के लिए एटलीस्ट कितने एटम होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 और 16 की बात करूं, यहाँ पर जो है जैसे जैसे ऑब्वियसली साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ता है, हमने अपने केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ा था सेमेस्टर 1 में,
जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा, बताया गया था कि बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता है। अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल जो है वो होता है डिक्रीज। और अगर बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज होता है तो एक चीज हम बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर भी डिक्रीज हो जाता है। आप सिंपल डायरेक्टली बोलिएगा कि लुइस बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। लुइस बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप आते आते होगा डिक्रीज। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो अब इलेक्ट्रॉन्स किस पर है, बड़े वाले एटम पर है, तो चार्ज डेंसिटी भी, या फिर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं मोर अप्रोप्रिएटली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आते आते डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। एक चीज आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं बेसिक नेचर को। तो यही 3 4 5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा हाइड्राइड्स के केस में आपको देखने को मिल सकती है। एक क्वेश्चन इस स्लाइड से आना अगर आ सकता है तो कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत इजीली एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में। तो उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से समझाया उसको पूरी कहानी को डिटेल में लिख दीजिएगा। वैसे तो जनरली दे आस्क फॉर ऑर्डर और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, बाकी कोई मतलब बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखना नहीं होगा, यहाँ पे कोई लिखा भी नहीं आ सकता मतलब क्या क्या लिखेंगे। और एक और चीज, इनको वैसे हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बोलते हैं, सारी की सारी ये कोवेलेंट होती हैं। बाकी किसी को फॉर्मूला वगैरह तो आई डोंट थिंक जरूरत होगी। H2O का फॉर्मूला सभी को पता होता है, H2S ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली HF सबको पता होता है, HCl। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, HCl HBr और HI में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, आपसे ये भी पूछ सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए, तो कौन है, HI है। क्यों है, साइज की वजह से। HF नहीं है, HF बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है। आयोडाइड आयन या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ ग्रुप 70। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बस यही हमारे पास है जो हाइड्राइड्स में आएगा, और आई थिंक यही है हमारे पी ब्लॉक के लिए भी। दैट्स इट फॉर टुडे एंड एज वेल एज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट्स। कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे, जैसा कि कोशिश चल रही है। बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक के भी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, PYQs लाएंगे फिर बढ़िया से, उनको करेंगे यार। तो कोई कमी नहीं छोड़नी है अपनी तरफ से, तो आप लोग भी अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। जो छोड़ रहे हैं आप शेयरिंग करने से, तो यार वो बिल्कुल भी मत कमी छोड़िए। जब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी पूरी कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, हर जगह ये वीडियो जो है पहुंचाइए, सारे केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों तक पहुंचाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और यूनिट के साथ, किसी और सब्जेक्ट के वन शॉट के साथ। बता दीजिए जो पहले चाहिए उसको देख लेंगे, बट मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।